दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नई कविता सीखेंगे। शीर्षक है निष्कासितों की बस्ती में। कवयित्री है चंद्रकांता। हम देखेंगे इस कविता के द्वारा चंद्रकांता हमें क्या बताना चाहती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रकांता कौन है। आप सबको मालूम होगा कि चंद्रकांता समकालीन हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर है। उनके कई उपन्यास आप अब तक पढ़ चुके भी होंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। चंद्रकांता का जन्म जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। कश्मीर की आबोहवा में पली बढ़ी चंद्रकांता की तकरीबन सभी रचनाओं में कश्मीरियत और कश्मीरी होने का दर्द दोनों की झलक स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। हाशिए की इमारतें जो उनके संस्मरण है और कथा सतीसर ऐलाने गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क उनके उपन्यास है, ये सब आदि उनकी मशहूर कृतियां हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं निष्कासितों की बस्ती में, ये जो कविता है कश्मीर, इसमें कश्मीर की एक बस्ती का चित्रण कवयित्री करते हैं। देखेंगे कि निष्कासितों की बस्ती में। देखिए निष्कासित कौन है? जिन्हें हम कहीं से निकाला जाता है उन्हें हम निष्कासित कहते हैं। बाहर जब निकाला जाता है उसे हम निष्कासित कहते हैं। देखिए कश्मीर की हालत प्रस्तुत कविता के द्वारा कवयित्री हमारे सामने रखती है। कश्मीर को हम कहते हैं कि ये जो संसार का सबसे सुंदर जो स्थान है या सबसे सुंदर जगह जो कश्मीर को कहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि यहाँ रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी है? ऐसे सुंदर जगह में अक्सर हम विनोद यात्रा जाते हैं। कश्मीर के आबो हवा के बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, जाकर देखते भी हैं। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहाँ के लोग जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजर लेते हैं। कश्मीर के लोगों को न तो सभी भारतीय मानते हैं और भारत के बाहर भी मानते हैं। यानी कि वे न तो भारत के हैं और न भारत के बाहर के हैं। अक्सर आतंकवाद के शिकार वे हो जाते हैं, लूट मार हो जाते हैं। सरकार नए नए आश्वासन देते हैं कश्मीर के जो आतंकवाद के बारे में। जब आतंकवाद होता है बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती है और राजनेता उधर पहुंचते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं। लेकिन कश्मीर है तो कश्मीर को इतने सुंदर जगह को हम बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते तो है, लेकिन कुछ डर के साथ, कुछ भय के साथ कश्मीर को अक्सर देखा जाता है। तो इसलिए क्या होता है, तो कश्मीर के लोग एक तरह से उपेक्षित लोग हैं। वहां की बस्ती में जो इस तरह के गरीब लोग जो है, जो जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजरने वाले जो गरीब लोग जो है, उनके आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं। ये इसलिए कि उनका जन्म कश्मीर में हुआ है। पहले ही हमने देखा कि चंद्रकांता जो है कश्मीर में पली बढ़ी है। वे खुद जानती है कि वहां के लोगों की हालत। मैं सभी लोगों की बात नहीं कह रही, लेकिन इस बस्ती में जैसे कि ये जो निष्कासितों की बस्ती के बारे में कवयित्री ने यहाँ जो कहा है, जो उस बस्ती में, ऐसी बस्ती एक प्रतीक मात्र है कश्मीर की। उस बस्ती में रहने वाले लोगों की जिंदगी के बारे में उनका मार्मिक चित्र कवयित्री हमारे सामने प्रस्तुत करती है। देखेंगे वो क्या है। देखिए थोड़ी सी हरियाली है यहाँ, दलदली, नाली भर पानी और गेहूं चावल के छितरे दाने, यानी कि अन्न और जल। और क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? कविता ऐसे शुरू होती है।
थोड़ी सी हरियाली है यहाँ दलदली, नाली भर पानी और गेहूं चावल के छितरे दाने यानी कि अन्न जल। और क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए। यहाँ कवयित्री की इन पंक्तियों में वेदना भी है और व्यंग्य भी है। देखिए बस्ती में क्या क्या है, कवयित्री बस्ती का वर्णन कैसे करती है। बस्ती में थोड़ी सी हरियाली है, लेकिन वो प्रदेश कैसा है, वो प्रदेश दलदल से भरा है। दलदल यानी कि कीचड़, कीचड़ से भरे उस प्रदेश में कोई दाना उगता नहीं है। जब जहां इतने सारे कीचड़ होते हैं वहां कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं उगता। तो उस प्रदेश में कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी हरियाली है और दलदल से भरा प्रदेश है वो। और चारों ओर क्या है, चारों ओर गंदा पानी है, गेहूं और चावल के छितरे दाने हैं। देखो उस बस्ती का वर्णन ऐसा ही कवयित्री करती है। तो कवयित्री का व्यंग्य कैसा है। मनुष्य को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी चाहिए, पानी चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो यहाँ कवयित्री कहती है इस बस्ती में पानी भी है और अन्न भी है, छितरे दाने वहां यहाँ दाने छितरे पड़े हैं। तो मनुष्य को जीने के लिए पानी और रोटी चाहिए, कहने के लिए तो वो सब यहाँ है, पर किस हालत में, यही तो सोचने वाली बात है। यहाँ लोग किस हालत में रहते हैं। पर क्या ऐसे माहौल में कोई जी सकता है। दलदल से भरा प्रदेश, चारों ओर गंदा पानी है, तो उस गंदे मलिन वातावरण में लोग रहते हैं। यानी इस बिंब के द्वारा, ऐसे एक बस्ती का बिंब के द्वारा कवयित्री हमें यह बताना चाहते हैं कि कश्मीर में ऐसी अनेक जगह है जहां लोग ऐसे गंदे माहौल में रहते हैं। इतनी सुंदर जगह, धरती का स्वर्ग जिसे कहते हैं, ऐसे कश्मीर में एक ऐसी बस्तियां हैं जहां लोग इस तरह के मलिन वातावरण में रहते हैं। दलदल से भरे प्रदेश में चारों ओर गंदा पानी है और नीचे जमीन पर जो दाने हैं वो छितरे पड़े हैं, उनको ये बटोरने के लिए ये लोग जाते हैं। गेहूं और चावल के छितरे दाने हैं, लोगों को खाने के लिए दाने तो है थोड़ा बहुत, और पीने के लिए पानी भी है, तो क्या चाहिए उनको। तो ऐसे एक बस्ती का चित्रण कवयित्री यहाँ करती है। आगे देखिए, लोग आंखें बंद कर बटोर लेते हैं दाना पानी। लोग क्या करते हैं, लोग आंखें बंद कर बटोर लेते हैं दाना पानी, मुंह पर अंगुली रख खुदगर्ज होने की हद तक पसार लेते हैं अनायास हाथ, खींचनी जो है सांस। तो लोग क्या करते हैं, लोग आंखें बंद कर बटोर लेते हैं दाना पानी, मुंह पर अंगुली रख खुदगर्ज होने की हद तक पसर लेते हैं अनायास हाथ, खींचनी जो है सांस। देखें लोग क्या करते हैं, वे आंखें बंद कर जमीन पर पड़े इन दानों को बटोर लेते हैं, या किसी ने दिया होगा वो दाना, या उनके घर में वो जो आखिरी दाना जो रह गया होगा वो नीचे पड़ा हुआ है, जहां गंदा पानी भी। दलदल से भरे उस प्रदेश में कुछ दाने इधर उधर छितरे पड़े हैं और सभी लोग उन दानों को लेने के लिए आ जाते हैं। एक दो नहीं, सभी लोग आ जाते हैं, थोड़े बहुत दाने उधर छितरे पड़े हैं उनको लेने के लिए। और ऐसे कीचड़ भरे गंदे माहौल में या गंदी जमीन पर जब वो दाने पड़ते हैं तो वे क्या करते हैं, आंखें बंद कर बटोर लेते हैं जमीन पर, क्योंकि कोई देखकर वो दाना ले नहीं पाता, इतना गंदा है वहां, इतनी गंदगी है वहां। तो आंखें बंद कर जमीन पर पड़े इन दानों को लोग बटोर लेते हैं, और वो भी कैसे, आंखें बंद कर मुंह में उंगली रखकर, मुंह पर उंगली रखकर लोग इन दानों को बटोर लेते हैं, क्योंकि इन दानों से इतनी बदबू जो आती है, इसलिए वे आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें बंद कर लेती है और अपने मुंह पर
क्या करते हैं, वे अपने मुंह में उंगली रख देते हैं, यानी कि वो जो बदबू जो है उनकी नाक में न पहुंचे। जब काफी बदबू आ जाती है तो हमें उल्टी आ जाती है ना, तो इसलिए लोग अपने मुंह पर उंगली रखकर अपनी आंखें बंद कर ये दाने बटोर लेते हैं। चारों ओर दलदल से भरा हुआ है और पानी भी मलिन है। ऐसी जगह में जो गेहूं और चावल मिलेंगे उनमें से बदबू तो आएगी ही, पर ये बेचारे कर भी क्या सकता है, उन्हें अपनी भूख तो मिटानी है ना। तो वे आंखें बंद करके अपने मुंह में उंगली रखकर ये दाने, जितने दाने जो है वो बटोर लेते हैं। बहुत सारे लोग वो दाने लेने के लिए जब आ जाते हैं, तब लोगों के मन में जो खुदगर्जी है, खुदगर्जी माने क्या है, स्वार्थ, स्वार्थता जो है, अपने लिए बहुत सारे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसे लोगों का जो मन में जो आ जाता है उसे हम खुदगर्ज कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कवयित्री, खुदगर्ज होने की हद तक वो अपना हाथ पसार लेते हैं, यानी कि अपने हाथ वो फैला देते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी वो अपने लिए अन्न बटोर लेते हैं, गेहूं हो या चावल, क्योंकि मुझे ज्यादा चाहिए, दूसरा भी भूखा है, ये वो खुद जानते भी है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने और अपने परिवार का भूख, परिवार की भूख जो मिटानी जो है, तो इसलिए खुदगर्ज होने के हद तक वो अपने हाथ पसार कर जमीन पर पड़े दाने बटोर लेते हैं। आखिर जीना तो है, तो इसलिए कवयित्री कहते हैं सांस तो खींच लेनी है, उसे सांस लेना है, तो यानी कि उसे उन्हें जीना है। जब भूख लगती है तो गंदगी, बदबू जैसी बातें लोग भूल जाते हैं और अपने लिए खाना बटोरते वक्त लोग खुदगर्ज भी हो जाते हैं। अक्सर हम ये जो शुद्ध वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में जीना चाहते हैं, गंदगी हटाओ ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन ये भूख जो है एक ऐसी चीज है जिनके सामने हमारे सारे मूल्य मूल्यहीन हो जाते हैं। ये सारे मूल्य रहते ही नहीं जब हम भूख में। भूख जो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा विलन हम कह सकते हैं। उनके सामने न तो हमारे मन में कोई प्यार रहेगा, न कोई मूल्य रहेगा, इसीलिए लोग खुदगर्ज हो जाते हैं, क्योंकि अपना भूख मिटा, अपने पेट की भूख मिटाना यही लोगों के सबसे प्रथम या प्राइम इंपॉर्टेंस जैसे कहते हैं, लेकिन प्रथम आवश्यकता होती है। तो ऐसे बस्ती में जहां दलदल से भरी बस्ती, चारों ओर गंदा पानी, जमीन पर छितरे पड़े दाने, तो उन दानों को बटोरने के लिए लोगों का इस तरह आना, तो यही उस बस्ती का चित्र जो कवयित्री हमारे सामने रखती है। आगे देखो क्या है। दलदली हरियाली में बेशर्मी से खेलते मच्छर, सांप और बिच्छू रेंग आते हैं पैरों के आसपास। लोग रखते हैं सिरहाने बांस या कोई लकड़, किसी बूढ़े की लाठी कि ठेल दे बिच्छू को या सर कुचल दे सांप का दीख पड़े तो। देखिए, दलदली हरियाली में बेशर्मी से खेलते मच्छर, सांप और बिच्छू रेंग आते हैं पैरों के आसपास। लोग रखते हैं सिरहाने बांस या कोई लकड़, किसी बूढ़े की लाठी कि ठेल दे बिच्छू को या सर कुचल दे सांप का दीख पड़े तो। देखिए, आगे उस बस्ती के दयनीय हालत के बारे में या भयानक हालत के बारे में कवि चंद्रकांता हमें बता रही है। दलदल से भरे इस प्रदेश की हालत कैसी है। यहाँ बहुत मच्छर है, देखिए बहुत कीचड़ है तो मच्छर तो होगा ही, बहुत मच्छर है। और फिर क्या है, सांप और बिच्छू। सांप माने आप जानते हैं, बिच्छू माने क्या है, स्कॉर्पियो, टर्न। तो बिच्छू रेंग कर आते हैं। तो जहां लोगों के घर है, लोगों का घर है, वहीं पर ये बिच्छू है, सांप है और इतने सारे मच्छर है, क्योंकि गंदगी तो है वहां। तो इनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने सिरहाने, सिरहाने माने सिर के पास,
हमेशा अपने सिर के पास बांस या कोई लकड़ी या बूढ़े की लाठी रख देते हैं। बांस माने क्या है? बैम्बू, मुला। तो सोते वक्त या जागते वक्त हमेशा लोगों के सिर के सामने ये सारी चीजें हैं, क्योंकि इन्हें कब पता नहीं कब बिच्छू दिखेंगे घर में, कब सांप दिखेंगे। और इन सांप और बिच्छुओं को दूर करने के लिए लोग क्या करते हैं? लोग अपने सिरहाने बांस या कोई लकड़ी या बूढ़े की लाठी रख देते हैं, ताकि वे बिच्छू को दूर ठेल सके, दूर हटा सके। अगर सांप दिखे तो सांप को मार सके। देखिए कैसे भयावह वातावरण है इस बस्ती में। हर पल और हमेशा इन्हें सांप या बिच्छुओं से डर कर रहना पड़ता है। एक तो गरीबी, मलिनता या गंदगी और भूख, और उनके साथ साथ सांप बिच्छू का ये जो डर भी। देखो जिंदगी में सुख नामक एक चीज या चैन नामक चीज इन लोगों ने कभी जाना ही नहीं। तो ऐसी एक बस्ती है, भयावह बस्ती है। आगे देखिए, उन्हें नहीं सताती नालियों की फपकती गंध। जब हमारे घर के सामने नाली, इस तरह के गंदी नाली बह रही है, तो हमें तो इतनी बदबू आ जाएगी। लेकिन ये लोग तो इसके आदी हो गए हैं, तो उन लोगों को नहीं सताती। देखिए पंक्तियां देखिए, उन्हें नहीं सताती नालियों की फपकती गंध, आदत हो जाती है सहते सहते सहने की। गोंजनस कहते हैं इसे यहाँ वाले अपनी भाषा में। रेंगता नहीं इनकी नसों में दो मुहे सांप का भाई। आदि हो गए हैं देखते देखते वक्त का इम्तिहान देते देते। उन्हें नहीं सताती नालियों की फपकती गंध, आदत हो जाती है सहते सहते सहने की। गोंजनस कहते हैं इसे यहाँ वाले अपनी भाषा में। रेंगता नहीं इनकी नसों में दो मुहे सांप का भाई। आदी हो गए हैं देखते देखते वक्त का इम्तिहान देते देते। देखिए, उन्हें नहीं सताती नालियों की फपकती गंध, क्योंकि ऐसी बस्ती में रहते रहते इन लोगों को नालियों की बदबू नहीं सताती। इन्हें तो भूख ही सताती है, क्योंकि इन्हें कुछ मिलता नहीं है खाने के लिए, तो अक्सर ये भूखे हैं। तो ये जो भूख के सामने और कोई भय नहीं, क्योंकि ये जो जीवन की, मानव जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि अगर भूख है, भूख के सामने हमें सबसे बड़ा भयानक चीज दो भूख है। भूख है, भूख के सामने और किसी चीज से हम डरते नहीं है। तो इसीलिए कवयित्री कहती है, ऐसी बस्ती में रहते रहते इन लोगों को नालियों की बदबू नहीं सताती, इन्हें तो भूख ही सताती है। जीवन में वे सब कुछ सहते ही रहते आए हैं। जब जन्म लेते ही ऐसी बस्ती में उन लोगों ने जन्म लिया, तब से लेकर अब तक वे सब कुछ सहते ही हैं। इस तरह सहते सहते वे सहने की आदी हो गई है। देखिए, इसलिए एक आदत हो जाती है सहते सहते सहने की। तो हमेशा ये लोग सहते हैं, तो सहनशीलता की भी आदी हो गई है। यानी कि सहनशीलता उनके जीवन का एक भाग या एक अंग बन गया है। तो इस उनकी एक प्रकार की आदत बन गई है सहनशीलता। तो कश्मीर की भाषा में ऐसे लोगों को गोंजनस कहते हैं। गोंजनस माने जैसे कि नसों की जमी हुई अवस्था या हालत, जैसे कि फ्रोजन नर्व्स जो हम कहते हैं, उनमें कुछ जो भाव या विकार नहीं होता। जिंदगी में सहते सहते उनकी नसें सुन्न हो गई है, यानी कि नम हो गई है। तो वो उनमें कोई विकार नहीं होता, बाहर के या कोई दुख हो या कोई निराशा हो, कुछ भी नहीं है। एक प्रकार की नम या कि एक प्रकार की जमी हुई अवस्था। उनका मन में कोई भाव नहीं है, सब कुछ जमी हुई है। तो इसीलिए कश्मीर की भाषा में इन्हें गोंजनस कहते हैं। यानी कि जहां हमारे हाथ जब सुन्न हो जाते हैं, तो हाथ में कोई डंडे से मारे या हाथ को कोई पकड़े तो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो इतना सुन्न हो गया है। तो यहाँ लोगों का दिल ऐसा है,
उनके दिल में कोई विकार ही नहीं है, न किसी से प्यार है, न किसी से कोई नाराजगी है, न किसी से कोई दुश्मनी है। वो ऐसे ही जी लेते हैं, क्योंकि उनके उनके वो पेट भरने के लिए उनका अन्न नहीं मिलता, तो उस भूख के कारण बाकी जो भी हमारे जीवन के जो भी विकार है, वो जो फीलिंग्स है, वो सब कुछ नष्ट हो गया है। तो इसलिए उन्हें ये जो बदबू भी नहीं आती, इस बदबू से भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। आगे कहते हैं, रेंगता नहीं इनकी नसों में दो मुहे सांप का भय। पहले कहा था ने, ये अपने सिरहाने लाठी रख देते हैं, लेकिन इन्हें ये जो सांप का भय नहीं है। इनकी नसों में दो मुहे सांप का भय रेंगता नहीं है, भाई नहीं है उनके, क्योंकि क्या है, आदी हो गए हैं देखते देखते वक्त का इम्तिहान देते देते। इम्तिहान माने क्या है, परीक्षा, एग्जाम्स। दो मुहे सांप का भाई इन्हें कभी सताता ही नहीं, इन्हें तो भूख ही सताता है। ऐसे बुरे वक्त में जीते जीते, ऐसे मलिन वातावरण में रहते रहते ये लोग ऐसी जिंदगी के आदी हो गए हैं, यानी कि उनका हैबिट हो गया है। हाँ, हमारे लिए यही जिंदगी है। उनकी आंखों में इससे बेहतर जिंदगी की कोई प्रतीक्षा भी नहीं है। आगे देखेंगे, उन्हें याद दिलाया जाता है अध्यात्म और दर्शन। लला अरीफा, नंद और नंद ऋषि, कितना धैर्यवान है हिमालय। तुम हिमालय की संतान और प्राणदायी आश्वासन। जिनको थामे वे चलते हैं नटों की तरह, झुलसते हुए लू में, ठिठुरते ठंड में, बूढ़ी ठठराई खांसती हाफती आंखें गड़ाती है आसमान के खोखे में। उस पार जहां नीली छत के नीचे एक घर है, जहां से उन्हें आखिरी सफर शुरू करना था। एक बार फिर से देखिए, उन्हें याद दिलाया जाता है अध्यात्म और दर्शन। लला रीफा, नंद ऋषि, कितना धैर्यवान है हिमालय। तुम हिमालय की संतान और प्राणदायी आश्वासन। जिनको थामे वे चलते हैं नटों की तरह, झुलसते हुए लू में, ठिठुरते ठंड में, बूढ़ी ठठराई खांसती हाफती आंखें गड़ाती है आसमान के खोखे में। उस पार जहां नीली छत के नीचे एक घर है, जहां से उन्हें आखिरी सफर शुरू करना है। उन्हें याद दिलाया जाता है, किसकी याद दिलाया जाता है? भारत के अध्यात्म दर्शन की याद दिलाया जाता है उन्हें। और फिर दिलाया जाता है लला अरीफा के बारे में और नंद ऋषि के बारे में उनको बताया जाता है। कौन है नंद ऋषि? नंद ऋषि कश्मीर में जन्मा एक पंडित है। उनका नाम शेख नूरुद्दीन नूरानी है, जो कश्मीर के एक सूफी संत कवि थे। और लला अरीफा 1320 में जीवित एक कवयित्री है, जो लल्लेश्वरी, लाल दे दादी नामों से जाना जाता है। और ये नंद ऋषि लला अरीफा से काफी प्रभावित था। ऐसी भी कहानी है कि ये जो नंद ऋषि के जन्म के बाद जब उनकी माँ उनको स्तनपान नहीं करा सकी, तो लला अरीफा ने उनको स्तनपान कराया था। यानी कि एक माँ बेटे का रिश्ता इन दोनों के बीच में। ये दोनों आध्यात्मिक दर्शन पर कविताएं लिखने वाले हैं, तो यही है इन दोनों के बारे में, या दोनों का रिश्ता है। तो ये कश्मीर की एक परंपरा है। कश्मीर की विरासत के सबसे महत्वपूर्ण दो व्यक्ति है लला अरीफा और नंद ऋषि। तो जब कोई राजनीतिक नेता कश्मीर में आ जाता है, तो ये लोग अपनी फरियाद लेकर जब चलते हैं, तो उनको इन ऐसे बड़ी चौड़ी बातें उनको सुनाते हैं। देखो, कश्मीर की विरासत या विरासत की संतानें हो तुम। कश्मीर की एक महान परंपरा है, जहां नंद ऋषि और लला अरीफा ने जहां जन्म लिया था। तो ऐसे आध्यात्म दर्शन की बात इन गरीब लोगों को, इन बेचारे लोगों को सुनाया जाता है।
यहाँ के दार्शनिक जैसे नंद ऋषि और लला अरीफा की कहानियां सुनाते हैं और फिर कहते हैं कि उनके अध्यात्म दर्शन से प्रेरणा ग्रहण कर तुम जिंदगी में खुशी से रहो। उनकी गरीबी में भी उनको कह देते हैं कि तुम खुश से रहो, क्योंकि तुम इतने भी ऐसे महान परंपरा के की संतानें हो, तुम्हें ऐसे दुखी या निराश नहीं होना चाहिए। तुम लोग जो है क्या है, कितना धैर्यवान है हिमालय, देखो तुम हिमवान के या हिमालय की संतानें हो, हिमालय कितना धैर्यवान है, तुम हिमालय की संतानें हो। तो ये कोरे उपदेश सुनकर क्या कहते हैं, लोग तो चुप रहते हैं, क्योंकि वे गोंजनस वाले हैं, उनमें कोई विकार नहीं होता। आगे वे नेता कहते हैं, ये हिमालय कितना धैर्यवान है, तुम हिमवान की संतानें हो, इसलिए क्या करना होना चाहिए, तुम्हें भी धीरज रखना चाहिए, तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए अपने मन में। इस तरह प्राणदायी आश्वासन देकर ये नेता लोग चले जाते हैं। ऐसे आश्वासन से गरीब लोगों का पेट नहीं भरता, ये खुद नेता लोग जानते हैं और ये गरीब लोग भी जानते हैं, लेकिन वे कर क्या सकते हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। अपने प्रदेश वो कहां तक जाएंगे, वो अपना प्रदेश छोड़कर तो जाएंगे नहीं। तो इस तरह कोरे उपदेश लेकर ये नेता लोग चले जाते हैं और उनके जो आश्वस्त, जैसे हम हिमवान के संतान हैं, हम ऐसे बड़ी परंपरा की संतानें हैं, ये सब कुछ सुनकर ये लोग जिनको थामे वे चलते हैं, नटों की तरह झुलसते हुए लू में ठिठुरते ठंड में, बूढ़ी ठठराई खांसती हाफती आंखें गड़ाती है आसमान के खोखे में उस पार, जहां नीली छत के नीचे एक घर है, जहां से उन्हें आखिरी सफर शुरू करना था। नेताओं के ऐसे आश्वासन सुनकर उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि वे गोंजनस वाले हैं। उन्हें तो अपनी जिंदगी में ये जो भूख से बढ़कर कोई परेशानी उन्हें अब होना भी नहीं है, तो इसलिए वे चुपचाप वो जो आश्वासन सुनकर चुपचाप खड़े रहते हैं। वे इन आश्वासनों को सुनकर नटों की तरह आगे बढ़ते हैं। नट माने अभिनेताओं की तरह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जीवन रूपी ये जो नाटक जो है, उनका जीवन भी कहते हैं ना, ये जीना भी कोई जीना है, तो उनकी जिंदगी भी जिंदगी ही कहते हैं उन्हें, वो जिंदगी के बड़े अभिनेता है ये लोग भी। तो आखिर जीवन रूपी इस नाटक को खेलने वाले नट ही तो है ये। झुलसते हुए लू में ठिठुरते हुए ठंड में किसी से शिकायत किए बिना वे अपना अपना जीवन नाटक खेलते जाते हैं, क्योंकि कश्मीर में जब सर्दी है तो कड़ाके की सर्दी है, अगर गर्मी है तो वो भी भयंकर गर्मी है, भीषण गर्मी है उधर। तो ऐसे लू माने ये जो गर्मी के समय जो हवा बहती है उसे लू कहते हैं, यानी कि उसमें काफी इतनी तेज हवा बहती है तो उसमें लू भी आ जाते हैं। लू माने रेत या सूखे जो रेत जो होते हैं उसे कहते हैं। तो उस लू में भी ये लोग अपनी जिंदगी इस तरह गुजार लेते हैं और सर्दी में भी ये लोग अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। तो इसलिए नेताओं के ऐसे प्राणदायी आश्वासन सुनकर उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वे इन आश्वासनों को सुनकर नटों की तरह आगे बढ़ते हैं। आखिर जीवन रूपी इस नाटक को खेलने वाले नट ही तो है, अभिनेता ही तो है वे। झुलसते हुए लू में ठिठुरते हुए ठंड में किसी से शिकायत किए बिना वे अपना अपना जीवन नाटक खेलते जाते हैं। उनकी बूढ़ी ठठराई आंखें, यानी ठठराई आंखें माने जैसे कोटर में फंसी हुई वो जो आंखें जो है, ठिठुरती हुई आंखें जो है, खांसती हाफती हुई, क्योंकि वो आगे जब चलते हैं वो खांसती है हाफती है, तो वो सीधे आकाश की ओर देखते हैं। जब कोई चारा नहीं होता, सहायता के लिए कोई नहीं होता, वे अपने भगवान को ऊपर आकाश में देखते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, आकाश के उस पार को देखते हैं, और जहां से उन्हें आखिरी सफर शुरू करना है, क्योंकि पृथ्वी की जिंदगी से उन्हें मरना अच्छा लगता है, क्योंकि मरने पर ऐसा एक विश्वास है ना, हम सब आकाश की ओर ये ऊपर चले जाते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि हमारी जिंदगी ऊपर चली जाएगी। तो यानी आकाश की ओर देखकर वे यही सोचते होंगे कि अपनी इस दर्दनाक जिंदगी से ऐसे
बदतर जिंदगी से तो अच्छा कब छुटकारा मिलेगा, इस जिंदगी से तो अच्छा मौत है, तो इसलिए जिंदगी से छुटकारा कब मिलेगा, इसलिए वे लोग आकाश की ओर देखते हैं। तो उस पार जहां नीली छत के नीचे एक घर है, जहां से उन्हें आखिरी सफर शुरू करना है, ये उनका एक विश्वास है। आकाश में जैसे कि हम मौत के बाद वहां एक घर है, वहां से हमारे दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी, ये एक विश्वास है लोगों के। तो इसलिए जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता तो ये लोग इस तरह आकाश की ओर देखते हैं। आगे उनका एक जीवन में आने वाली एक दूसरा दृश्य है। अगरबत्तियों की महक आती है कभी कभार दूर से, रसोई से उड़ती है धुएं की शहतीर, कानुल साग गोश्त खाक की मिली जुली गंध, और वे इंतजार करते हैं वक्त के गुजर जाने का। लेकिन जब गरजते गटर में बहते हैं तुड़े तुड़े भुर्ज पत्र, लुगादी बनी थापियां, अक्षर धुलकर निशेष कर जाते हैं इतिहास और दर्शन, कलहन और बिलहन एक संपूर्ण कालखंड। देखिए, अगरबत्तियों की महक आ जाती है कभी कभार दूर से, रसोई से उड़ती है धुएं की शहतीर, कानुल साग और गोश्त खाक की मिली जुली गंध, और वे इंतजार करते हैं वक्त के गुजर जाने का। यानी कश्मीर की एक गरीब लोगों की एक बस्ती का वर्णन ही कवयित्री यहाँ करती है। लेकिन कश्मीर में दूसरे जगह भी है जहाँ लोग सुख से रहते भी। तो इस बस्ती के उस पार कहीं दूर से, कभी कभार दूर से अगरबत्तियों की महक आ जाती है। यानी बदबू भरे इस इलाके में रहने वालों को जब दूर से आने वाली अगरबत्तियों की सुगंध एक तरह से सुख देती तो है, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें दुख भी आ जाता है। यानी जब आप भूखा हो, आपके सामने बैठकर कोई भरपेट खाना खा रहा हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी भूख क्या हो जाएगी, आपकी भूख तो बढ़ जाए, और खाने के लिए आपका मन तरसेगा। तो यही तो है, हमारे पास जो कुछ नहीं है वो सब कुछ दूसरे जगह पर हम देखेंगे तो हमारे मन में दुख हो जाएगी। ये ईर्ष्या नहीं है, ये दुख है, जैसे कि हम भी मनुष्य हैं। तो इसलिए जब यहाँ बदबू भरे इस इलाके में रहने वाले लोगों को दूर से अगरबत्तियों की सुगंध आ जाती है, तो लोग तो स्वाभाविक रूप से वे सोचेंगे, देखो कितनी सुंदर महक आ रही है हमारे यहाँ, तो हमें तो इस बदबू भरे इस इलाके में जीना है, मरना है। और दूसरी बात, दूर इलाके की रसोई से धुएं उड़ते हुए वे देखते हैं, रसोई से उड़ते हैं धुएं की शहतीर। शहतीर माने बीम, जैसे कि ये जो धुआं ऊपर ऐसे बीम की तरह उड़ रहा है ऊपर, जैसे कि एक धुएं के एक लंबी सी बीम जैसा वो दिखाई देते हैं। तो उस शहतीर धुएं को देखते, रसोई से उड़ने वाली धुएं उड़ते हुए वे देखते हैं, तो क्या होता है, गंदगी से भरी बस्ती में रहने वाले भूखे प्यासे गरीब लोग कानुल साग और गोश्त का की मिली जुली गंध पाकर अपनी किस्मत का रोना लेकर बैठ जाते हैं। दो भक्ष्य या दो भोजन पदार्थों का नाम इधर है, कानुल साग और गोश्त हाक, ये दोनों कश्मीर का भोजन है। तो साग माने ये जो हमारे यहाँ भी ये जो साग बनाया जाता है, तो उसी तरह है वहां के कानुल साग जैसे कि एक भोजन पदार्थ है। तो उस भोजन पदार्थ की गंध जब आ जाती है तो ये लोग अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। जैसे कि लोग जिनके पास है तो बहुत है, हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई तो यही है, ये जो खाई, अमीर गरीब की खाई। जिनके पास धन है तो बहुत है, भोजन है तो बहुत है, वे लोग दूर फेंक देते हैं भोजन को। लेकिन जिनके पास नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, तो यहाँ लोग भूखे हैं तो उनको, और बदबू भरे वातावरण में रहते हैं, उनको दूर से अगरबत्तियों की महक आ जाती है, और दूर रसोई से जब वे देखते हैं कानुल साग और गोश्त की मिली जुली गंध उन्हें मिलते हैं, तो वे अपनी जिंदगी, अपनी किस्मत का रोना लेकर बैठ जाते हैं, और वे सोचते हैं देखो ये वक्त भी टल जाएगा,
यानी वे इंतजार करते हैं कि वक्त के गुजर जाने का, हमें भी कुछ खाने को मिलेगा। उनके मन में कोई भाव या विकार नहीं होता, फिर भी वे गूंजनस वाले, वे वक्त के गुजर जाने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें या तो दो बातें, यानी कि या तो वे इंतजार करते हैं हमारे लिए भी एक समय वो हम भी खाना खा सकते हैं, और दूसरा शायद ये जो वक्त, क्योंकि इन्हें ये गंध, सुगंध और ये रसोई से उड़ने वाले खाद्य पदार्थों की गंध उन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके पेट की आग बढ़ जाती है। शायद इसलिए वो ये जो गंध अभी टल जाएगा, अभी वो भी बुझ जाएगा, उसका इंतजार करते हैं, या किसी का भी वक्त के गुजर जाने का इंतजार ये लोग करते हैं। लेकिन क्लाइमैक्स या चरम सीमा तो यही है। लेकिन जब गरजते गटर में बहते हैं तुड़े तुड़े बुर्ज पत्र लुगादी बनी थातियां, अक्षर धुलकर निशेष कर जाते हैं इतिहास और दर्शन, कलहन और बिलहन एक संपूर्ण काल। यानी कि अगले दिन गटर के पानी में ये लोग देखते हैं कि वहां के इलाके में जो लोग खाना खाकर जो जूठे पत्तल जो है गटर के पानी में उन लोगों ने फेंका है, वो पानी इनके इस बस्ती से होकर बहती है। तो इधर कीचड़ है, इधर गंदे पानी है, तो पानी इसलिए गंदा होता है, ये जो लोग जो खाते हैं वे जो अपने जूठे पत्ते जो है ये गटर के पानी में फेंक देते हैं। तो वो जूठे पत्ते भुर्जपत्र, वही तुड़े तुड़े भुर्जपत्र। भुर्जपत्र क्या है? जिसे भोजपत्र भी कहते हैं। कश्मीर में देवदारू वृक्ष है, उस वृक्ष के पत्ते हैं भुर्जपत्र। वहां के लोग इसी में खाते हैं, जैसे कि केरल के लोग केले के पत्ते में खाना खाते हैं, उसी तरह वहां के लोग ये जो भुर्जपत्र में खाते हैं। फिर थालियां है, जो पेपर के जो थालियां जो है वो जब इस तरह फेंका जाता है, वो एक तरह के लुगादी माने पल्प, पेपर पल्प जैसे बन जाए, क्योंकि काफी समय पानी में ऐसे पड़े वो पल्प जैसा बन जाता है। तो गटर के पानी से वो भी इधर आ जाता है। तो भुर्जपत्र लुगादी बनी थालियां बहकर इस बस्ती की तरफ आ जाते हैं, तो लोगों का धीरज सब कुछ टूट जाता है, वे टूट जाते हैं पूरी तरह। कल तक तो उन्हें रसोई से भोजन की गंध मिली थी, लेकिन आज जैसे जूठे पत्ते देखने के लिए उन लोगों को वो जो देखना पड़ रहा है, तो वो उनके नसीब में तो यही है, लोगों का खाना वो देख रहे हैं और जूठे पत्तल भी देख रहे हैं, लेकिन खाना उनकी किस्मत में नहीं है। तो इसलिए उनका सारा धीरज टूट जाता है। और जैसे कि नेता लोग यहाँ के इतिहास, यहाँ के दर्शन, यहाँ की परंपरा के बारे में जो कुछ भी कहा, वो सारे अक्षर खुलकर निशेष कर जाते हैं। उनके उस रोने से, उनके उस दुख के आगे ये जो कश्मीर के जो इतिहास जो है, कश्मीर की परंपरा जो है, एक संपूर्ण कालखंड जो इतिहास के जो गरिमामय इतिहास जो है, पूरी तरह वो निशेष रह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उनमें दो जनों का नाम भी है, कलहन और बिलहन, यानी कि इतिहास और दर्शन के जो उपदेश जो हो, कलहन और बिलहन की परंपरा हो, सब कुछ ये लोग भूल जाते हैं। ऐसी महान परंपरा की संतानें होने के बावजूद इस बस्ती के लोगों को जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजरना पड़ रहा है। तो फिर इस परंपरा के दुहाई करने का क्या फायदा? यानी कि परंपरा की महिमा का वर्णन करके हमें क्या मिलेगा? क्योंकि खाने के लिए तो हमें खाना ही चाहिए, भोजन ही चाहिए, परंपरा तो नहीं चाहिए, हमारे गरिमामय इतिहास तो नहीं चाहिए। जब एक भूखे पेट के आगे ये सारे इतिहास, ये सारे दर्शन, इनके सभी अक्षर खुलकर निशेष हो जाते हैं, एक संपूर्ण कालखंड वहां तिरोहित हो जाता है। तो इसमें दो जनों का नाम भी है, कलहन और बिलहन। कलहन कश्मीर का इतिहासकार है, जिनका कश्मीर के बारे में उनका एक इतिहास ग्रंथ है, जिसका इनका नाम है राजतरंगिणी। विश्व भर में ये राजतरंगिणी बहुत प्रसिद्ध है। और बिलहन कश्मीर के कवि है। अपनी कविताओं में वे भी, जैसे कि यहाँ जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविताओं द्वारा भारत के गरिमा का
वर्णन कर रहे हैं। बिलहन जो है कश्मीर की, भारत के एक प्रदेश कश्मीर की गरिमा का वर्णन अपने कविताओं में करते हैं, और साथ साथ वे एक बहुत बड़े इतिहासकार भी है। तो इसलिए कलहन और बिलहन द्वारा रचने वाले इतिहास के अक्षर भी इनके इस ध्वनि, इनके रोने के आगे, इनके आंसुओं से वो सब कुछ खुलकर मिट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कश्मीर की परंपरा पूरे नष्ट हो जाते हैं। एक साजिश के तहत तब पीर पांचाल का सर झुक जाती है शर्म से, जख्म के घुरंड उतर जाते हैं चिनारों के, सारे आश्वासन गाली लगते हैं और देश परदेश हो जाते हैं। एक साजिश के तहत, यानी कि इनके आंसुओं के आगे सारा इतिहास, सारी परंपरा, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, वो भी एक साजिश है। यानी कि हमारे पुराने पुरखे या हमारे पितामह या पुरखे जो है, ऐसी महान परंपरा के वारिस हम हैं, लेकिन हमें ऐसी जिंदगी गुजरना पड़ रहा है, ये एक प्रकार की शर्मनाक बात। तो एक प्रकार काल का एक साजिश है, समय का साजिश है। तो इसलिए कवयित्री कहते हैं कि संपूर्ण कालखंड की एक साजिश लगती है ये। ऐसी महान परंपरा के वारिस होकर भी इस बस्ती के लोग ऐसी दर्दनाक जिंदगी गुजर रहे हैं या बिता रहे हैं। कश्मीर के सब पीर पांचालों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पीर हो या पांचाल हो, उनको देखे आपकी अगली पीढ़ी कैसे जी रहे। उनकी अगली पीढ़ी को गरीबी और दुख के अलावा कुछ मिलता ही नहीं। चिनार के पेड़, चिनार का पेड़ देखे, इसमें चिनार का पेड़ है, इसमें ये जो कवयित्री इसमें कहते हैं, जख्म के खुरंड उतर जाते हैं चिनारों के, यानी कि चिनार कश्मीर की सुंदरता का प्रतीक है। इतना सुंदर पेड़ है वो, पूरा लाल लाल पेड़ है वो। चिनार के पेड़ कश्मीर के इतिहास का भी प्रतीक है, कश्मीर की सुंदरता की पहचान है वो। लेकिन चिनार के पेड़ ने कश्मीर के ऐश्वर्य को भी देखा है, आज की हालत को भी वो कश्मीर चिनार के पेड़ देख रहे हैं। आज यहाँ के लोगों की हालत देखकर उस पेड़ से जख्म के खुरंड उतर जाते। खुरंड माने जो प्लेस जो है, ये जो पेड़ के ऊपर जो तना जो है, वो जब सूख जाता है, उसी से वो जो खुरंड उतर कर गिर जाते हैं। तो यहाँ चिनार को कश्मीर के लोगों के प्रतीक के रूप में कवयित्री ने चित्रित किया है। तो दुख जब ज्यादा हो जाता है तो उस पेड़ के तने से वो थोड़ा बहुत खुरंड उतर कर नीचे गिर जाता है। वो एक प्रकार के गरीबी के दुख का खुरंड है, गरीबी के दुख का जख्म है। तो उस चिनार के पेड़ से लोगों के दुख के या लोगों के दिल का जो जख्म है वो उतर कर नीचे गिर जाती है। तो उस समय ये जो राजनीतिक नेता जो आश्वासन देकर चले गए थे कि तुम हिमवान की संतानें हो, तुम धैर्य रखो, ये जो आश्वासन जो है वो सब इन लोगों को गाली लगता है, जैसे कि हमें गाली दे रहे हैं या हमारा मजाक उठा रहा है। और उन्हें ये जो अपना देश जो है वो भी परदेश लगता है। तभी तो कश्मीर में आतंकवाद बैठ रहा है। उन्हें तब लगता है कि हमें भारत छोड़कर पाकिस्तान में चला जाना चाहिए, वहां हमारे लिए एक सुंदर स्वर्ग मिलेगा। जब अपने देश में इस तरह की जिंदगी ये लोग बिता रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से लोग तो ये सोचेंगे कि हम न तो भारतवासी है न भारत के बाहर है, या वे सोचेंगे हम न भारतवासी है तो इसलिए हमें भारत से बाहर कर देना चाहिए हमारे इस कश्मीर। तो यही लेखिका चंद्रकांता का उद्देश्य है कि कश्मीर में ये जो आतंकवाद क्यों फैल रहा है। कश्मीर में आतंकवाद फैलने का सबसे मुख्य कारण वहां की गरीबी है, वहां के लोगों की ये जो हालत है, इसीलिए लोग आतंकवादी बन जाते हैं। उनका सपना क्या है? एक शांति या चैन से जो जीवन है, यही उनका सपना है। उन्हें भी दूसरों की तरह एक स्वच्छ जिंदगी गुजरने की इच्छा है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? कश्मीर के इन लोगों का तो एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए
जितनी सामग्रियां चाहिए वो सब देना चाहिए। उनकी उन ऐसी बस्ती में रहने के लिए, जैसे मनुष्य है, मनुष्य को जीने के लिए स्वच्छ वातावरण चाहिए, तो उनको बस्ती को स्वच्छता की जरूरत है। भूख मिटाने के लिए उन्हें खाने की जरूरत है, तो रोटी हो, कपड़ा हो, मकान, मकान तो है उनके पास, लेकिन ऐसे गंदे वातावरण में, तो वातावरण को भी ठीक करना चाहिए। तो इसलिए कवयित्री ऐसा कश्मीर का ऐसा एक दृश्य हमारे सामने रखा है, और यही है कश्मीर, जिसे दुनिया का सबसे सुंदर भूमि कहते हैं या दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। पर इस सुंदरता का एक दूसरा पहलू भी है, जिसके बारे में कवयित्री चंद्रकांता हमें बता रही है। कवयित्री की पंक्तियों में वेदना भी है, व्यंग्य भी है और निराशा भी। कविता का शीर्षक निष्कासितों की बस्ती इसलिए ही यहाँ सार्थक हो जाती है, क्योंकि वे रहते तो हमारे देश में, लेकिन उनकी तरफ कोई आंखें उठाकर देखता भी नहीं, उनकी तरफ कोई, उनकी ओर कोई उनके लिए कोई सहारा देने वाला भी कोई नहीं। तो वे लोग निष्कासित हैं, इस देश से निकाले गए लोग हैं। तो इसलिए निष्कासितों की उस बस्ती, तो ये जो कवयित्री ने जो शीर्षक दिया है वो यहाँ सार्थक